हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? व्हाट्सएप। सो गाइस, सेफ एंड स्टडी गोइंग ऑन, होप सो, राइट। चलिए, गुड लक। आप लोगों के साथ में हमेशा मेरा गुड लक है। और आज आपके सामने जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो 65th DPSC की मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और टॉपिक का नाम है इंडिया म्यांमार बायलैटरल रिलेशनशिप। हम यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के बीच के बायलैटरल रिलेशनशिप के स्कोप को देखेंगे, इनिशिएटिव्स को देखेंगे, और किस तरह से इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बायलैटरल रिलेशनशिप, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। करेक्ट। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एज यूजुअली जो आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हमारा जितना भी प्लेलिस्ट है उन सारे प्लेलिस्ट को अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार देखते रहिए। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अलग अलग टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट में। ओके गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार विथ रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट। राइट। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप का जो क्या बोलते हैं इसको, अचानक एक माइंड बहुत अच्छा वर्ड आया था। एनीवे, जो बायलैटरल रिलेशनशिप सिंस इंसेप्शन ऑफ बुद्धिज्म एंड सिंस द फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1951 जो डेवलपमेंट हुआ है उसे हमें प्रॉपर वे में यहाँ पे प्रेजेंट करना है। रिसेंटली क्या हो रहा है, क्या बायलैटरल टॉक हो रहा है या हाई लेवल का मीटिंग हो रही है, उन सब के ऊपर बातें करेंगे। करेक्ट। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे लोगों ने अपना अपना आंसर प्रोवाइड किया। राइट। और उसको उस आंसर को देखते हुए मैंने एक प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या नहीं। एनीवे, चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिया और म्यांमार का बायलैटरल रिलेशनशिप की बात अगर करें तो सबसे पहले तो आपको फिजिकली ही देखना होगा कि इंडिया और म्यांमार का लोकेशन कहाँ है। आपको पता है कि ये इस तरह से लोकेशन है। करेक्ट। ये उसके बाद ये म्यांमार है। करेक्ट। और इंडिया का जो मैप है वो आप देखेंगे तो इस तरह से गया है। तो ये जो म्यांमार का जो बाउंड्री है वो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा इस तरह से, ये म्यांमार और इंडिया के बीच का बाउंड्री है। करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि इंडिया और म्यांमार के बीच में लैंड एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर है, मरीन बॉर्डर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब सी शोर और लैंड बॉर्डर बोथ आर एक्युमुलेटेड एंड बोथ आर टुगेदर एंड वी आर शेयरिंग ईच अदर द सेम बॉर्डर। करेक्ट। इसका मतलब है कि जो कनेक्टिविटी है हमारा वो नेबर का कनेक्टिविटी है, और नेबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये हम और आप सब जानते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखने की शुरुआत करेंगे तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हुए कि भाई इंडिया एंड म्यांमार का बायलैटरल रिलेशनशिप जो है बुद्धिज़्म के स्प्रेड होने से लेके आज तक रहा है। साथ में हम देखेंगे कि अगर रिसेंट में देखेंगे तो 1951 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था। बट सिंस एंशियंट टाइम द एथनिक cultural and historical ties are there. We are sharing the same border with ethnic, cultural and historical rooting relationship. Correct? जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें अगर तो जोग्राफिकल लोकेशन में भी हम लोगों ने देखा कि ये म्यांमार वाला कंट्री है। तो ये म्यांमार का ये वाला बॉर्डर है, यहाँ पे इंडिया है। ठीक है ना, और ये म्यांमार है। तो म्यांमार का और इंडिया के बीच का मैरीटाइम एज वेल एज लैंड बॉर्डर्स आर शेयर्ड ओवर हियर। करेक्ट। सो ये जोग्राफिकली भी आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जोग्राफिकल लोकेशन जो म्यांमार का है। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो आप देखिएगा मैप में कि ये म्यांमार वाला पार्ट है, फिर थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये सब है, जो ये शो करता है कि अगर इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी को अगर हम गौर करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर गौर करें, तो म्यांमार इज़ बिकमिंग द ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, मतलब बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, राइट, और इंडिया। करेक्ट। तो इस चीज़ का आप माइंड में जनरेट कीजिएगा, पॉइंट को कनेक्ट करने का मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। और अब जो आप आंसर लिखते हैं तो जस्ट ट्राई टू मेक अ ओवर व्यू, इस तरह से ऐसे ऐसे बॉर्डर बना दीजिए, इस तरह से बॉर्डर बना दीजिए। फिर ये इंडिया का बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, तो ये म्यांमार वाला बॉर्डर है, ये इंडिया वाला बॉर्डर है। तो इस तरह से अगर आप हाईलाइट करेंगे देन इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन इट जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। इधर सार्क, सॉरी एशियान,
एशियन कंट्री मेंबर्स हैं, इधर सार्क। आपको पता है कि म्यांमार को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है सार्क में, उसी तरह से इंडिया भी वहाँ पे भी ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट कर रही है, करेक्ट। तो एशियान और सार्क ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि म्यांमार जो है एक मेजर ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, इंडिया के लिए भी और सार्क के लिए भी, करेक्ट। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में शुरू हुआ था, जिसके कारण जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ म्यांमार हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जियो पॉलिटिकली म्यांमार हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड रेलिवेंट रिलेशनशिप विथ एशियन एंड ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज, करेक्ट। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा ईस्ट स्टेट्स के ऊपर इंडिया का हमेशा से कुछ ना कुछ टर्मोइल और कुछ ना कुछ हॉट स्पॉट रहा है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे में म्यांमार के साथ जो रिलेशन होगा और जो कनेक्टिविटी होगा उसके आधार पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के स्टेट्स जितने भी हैं इंडिया के, उसको कंट्रोल करने में ईजी होगा। सो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंट्रोल करने में और या कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने में भी म्यांमार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लस इंडिया का एशियान में जो रोल होगा या जो इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, फेवरेबल सिचुएशन होगा, उसमें भी इंडिया का म्यांमार के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, करेक्ट। अब चूँकि दोनों फिजिकली एज वेल एज एथनिकली, कल्चरली, एजुकेशनली एंड हिस्टोरिकली रिलेशनशिप को लंबे समय से कंटिन्यू कर रहा है, वैसे में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, दर्जन से ज़्यादा ऊपर ऐसे दर्जनों या 20 प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया के द्वारा म्यांमार में किया जा रहा है, ओके। इंडिया के द्वारा म्यांमार में कंडक्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि विशाल हैं, ह्यूज हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, प्लस में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कालाडान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज और हाई लेवल एक्सचेंज ऑफ विजिट्स, करेक्ट। ये सब ऐसे हैं जो कि दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथनिंग करता है और साथ में इंडिया का पोजीशन एशियान में स्ट्रॉन्ग बनाता है, करेक्ट। चलिए अब इंडो म्यांमार रिलेशनशिप को अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए, बायलैटरल ट्रेड, डिफेंस एंड मिलिट्री ट्राइज, एजुकेशनल एंड आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिजास्टर रिलीफ। तो इस सब पे आप देखिएगा बायलैटरल ट्रेड जो है आज के डेट में लगभग 10% इंडिया का ट्रेडिंग म्यांमार के साथ में है। डिफेंस और मिलिट्री ट्राइज में देखेंगे तो सनराइज़ का नाम आपने सुना होगा, है ना, सनराइज़ का, जो कि आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज था। इसी तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं। फिर एजुकेशन आईटी की बात करेंगे तो ASD करके 32 बीट का इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा रहा है, या कुछ स्कूल सेटअप किए जा रहे हैं वहाँ पे। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी के लिए रोड बना रहे हैं। मोढ़े का नाम सुना होगा आपने, इंडिया का और म्यांमार के बीच में 2 बॉर्डर जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट है जो ओपन हुआ है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरे पे काम चल रहा है वो भी ओपन होने वाला है, करेक्ट। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो कुछ स्कूल्स, कुछ रिसर्च सेंटर्स, ये सब ओपन किए जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ है देखिए ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा या टाटा के द्वारा अलग अलग प्रोजेक्ट वहाँ पे भी कंडक्ट किया जा रहा है। डिजास्टर रिलीफ की बात करेंगे तो जब जब डिजास्टर रिलीफ हुआ है, हाल ही में भी आया था डिजास्टर रिलीफ, तो इंडियन नेवल एजेंसी के द्वारा या नेवी के द्वारा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरह का रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट सॉफ्ट लोन इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू म्यांमार बाय इंडिया, करेक्ट। So these are the point which you have to deal with separately. However, to some extent I am dealing here some important points. Correct? तो ये और भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कनेक्टिविटी है तो कम्युनिकेशन है तो स्ट्रेटजिक है, कल्चरल टाइज है, दिस दैट, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं यू हैव टू मेक द फ्लो चार्ट। चलिए इंडिया जो है सितबे प्रोजेक्ट भी बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि म्यांमार में 2016 में ही बनाया है। और उसके बाद कालाडान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना है, जिस पे काम चल रहा है, काफ़ी डिले हो गया है बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन एंड कंसिडरेशन इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट, करेक्ट। तो ये जो है एक ऐसा रूट प्रोवाइड करेगा जो इंडिया को ना केवल म्यांमार से एक अच्छा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगा। उसी तरह से बताया था मोरे जो है वो एक बॉर्डर है जिसको इनॉग्रेट किया गया, मतलब बेसिकली 2 बॉर्डर है, 91 या 94 से ही वर्क किया जा रहा था, जिसमें से मोरे और एक और है जो चालू कर दिया गया, तीसरे पे वर्क किया जा रहा है, राइट। तो ये स्कूल एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर आल्सो बीइंग बिल्ट इन म्यांमार, करेक्ट।
चलिए अब हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट से क्या है। जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट से जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले डिस्कस किया कि एशियान में म्यांमार है, ठीक है ना, सार्क में नहीं है। बिम्स्टेक में म्यांमार है, इंडिया भी है। तो म्यांमार जो है कि एक ऐसा कॉमन कंट्री है जो बिम्स्टेक के अदर मेंबर इंडिया, राइट, जो कि अभी सार्क के कंपैरिजन में बिम्स्टेक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वैसे में इस इंडिया का ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी पे वर्कआउट करना म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशनशिप को शो करेगा। मतलब अगर अच्छा रिलेशनशिप रहा तो लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी विल बी, या नेबर्स फ्रेंड जो है पॉलिसी विल बी मोर सक्सेसफुल, एंड देन इंडिया विल बी सक्सेसफुल मेकिंग ए नीस इन एशियन कंट्रीज। एशियान में जगह बनाने से क्या होगा, एशियान आज के डेट में देखिएगा बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेंटर बन गया है, बहुत अच्छा कम्युनिटीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे आर डेवलपिंग, राइट। फर्स्ट सेकेंड थिंग, देयर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इज़ वेरी मच, बिकॉज आपको पता है कि इन चाइना का वन बेल्ट रोड्स इनिशिएटिव जो है उसमें हालांकि म्यांमार ने सपोर्ट किया है, बट इंडिया अपोज किया है, जिसके आधार पर अगर इंडिया एशियान में एक अच्छा होल्ड बनाता है तो चाइना के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए एक प्रॉपर इक्विपमेंट मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा इंडिया के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो चाइना का एशियन कंट्रीज़ में है ना, मान लीजिए कि ये चाइना है और ये वाला एशियन कंट्रीज़ है ना, ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, राइट। तो ये यहाँ पे जो चाइना का स्ट्रैटेजिकल ऑक्यूपेशन है या इंगेजमेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वॉल्वमेंट, वो उसे काउंटर करने में इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो एशियन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, करेक्ट। उसी तरह से आप देखेंगे कि दोनों का बायलैटरल टाइज जो है एशियन के साथ साथ एशियन के मार्केट को भी टैप करने में सहूलियत होगा, एशियन की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी एंड फैसिलिटी दोनों को ही टैप करने में रहेगा, चाइना को काउंटर करने में रहेगा। और अगर देखेंगे तो जापान से भी इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप है, तो जापान का रूट भी थोड़ा इससे और स्मूथ हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा चीज़ है कि बिम्स्टेक में इंडिया भी मेंबर है और म्यांमार भी मेंबर है, तो इसे में म्यांमार एक बैलेंसिंग रोल प्ले करेगा और बिम्स्टेक को और सक्सेसफुल बनाया जाएगा या बन सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे म्यांमार जो है ओशन नेवल सिंपोजियम एक बना हुआ है जिसमें 24 मेंबर थे, जिसमें म्यांमार भी है, करेक्ट। तो वहाँ पे भी इंडिया चूँकि मैरी टाइम शेयर करता है और बे ऑफ बंगाल का ये भी दोनों कंट्री है, राइट। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में आप लोग जानते ही हैं कि म्यांमार और इंडिया है, सो दे बोथ विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, एंड इन दैट केस जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायलैटरल ट्राइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार विल इंक्रीज, राइट। फिर देखिए ट्रेड रिलेशनशिप जो है साफ्टा है, ये सब भी ग्रो करेगा और ट्रेड जो है एक अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल आस्पेक्ट से, तो इकोनॉमिकल आस्पेक्ट में भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मतलब एशियन का कंट्रीज़ है, दे आर पॉपुलेटेड कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज दे आर डेवलपिंग एज वेल एज कुछ मामले में डेवलप्ड भी है और पॉपुलेटेड है, तो मार्केट विल ऑल्सो बी गेन एंड मार्केट विल ऑल्सो बी टैप्ड। सो अकॉर्डिंगली बायलैटरल रिलेशनशिप विल इंक्रीज एंड द इम्पोर्टेंस विल ग्रो अप, ओके। इकोनॉमिकल टाइज की बात करते हैं तो इंडिया का लो ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी दोनों ही, या नेबरहुड फर्स्ट ये या नेबरहुड फ्रेंडशिप, ये पॉलिसी जो है लार्जली डिपेंड करता है किसके ऊपर, म्यांमार, क्योंकि म्यांमार जो है एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है एशियन और सार्क के बीच में, एशियन या इंडिया के बीच में, जैसे भी बोलेंगे। सो आज के डेट में देखेंगे तो बायलैटरल टाइज इंडिया और म्यांमार के बीच में लगभग $2 बिलियन क्रॉस कर चुका है और ग्रोथ रेट जो है लास्ट 10 ईयर में लगभग 10% देखा गया, मतलब ग्रोथ रेट ऑल्सो इज इन डबल डिजिट्स। सो इट इज़ वेरी रिमार्केबल पॉइंट, और अगर म्यांमार के साथ ट्रेड बन रहा है तो इट विल पेव द स्मूथ पाथ फॉर एशियन, राइट। सो इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम म्यांमार जो है वो एग्रीकल्चर आइटम्स है, जैसे बीन्स, पल्स, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, 90% ऑफ आवर इम्पोर्ट्स, करेक्ट। उसी तरह इंडिया का मेन एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे देखिएगा प्राइमरी एंड सेमी फिनिश्ड स्टील, फार्मास्यूटिकल्स एंड लिटिल बिट IT एंड सॉफ्टवेयर्स। तो दीज आर द सेक्टर विच कैन बी हार्नेस एंड कैन बी टैप्ड एंड बायलैटरल टाइज विल इंक्रीज, ओके। म्यांमार जो है लैंड ऑफ रिसोर्सेज है, सो लैंड इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। तो म्यांमार में बहुत सारे ऐसे पोजीशन हैं जहाँ पे एक्सप्लोरेशन का चांसेस अभी भी स्टिल पेंडिंग है, इसीलिए देखिएगा SR है, गेल है, ONGC है, दे आर जस्ट वेंचरिंग इनटू म्यांमार विथ बायलैटरल रिलेशनशिप या वेंचरशिप, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ oil and gases. So potentiality of these things are being explored in Myanmar by the Indian companies.
So not Indian company will not only gain the possibility, but the employment will also be generate, economical ties, economical betterment will also be there, right? उसके बाद बैंक, चूँकि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो एक्जिम बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी ओपन देयर ब्रांचेज इन म्यांमार. सो इन्वेस्टमेंट आस्पेक्ट से देखें तो इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सब में इंडिया इज़ वेंचरिंग इनटू म्यांमार. सो इस चीज़ से अगर आप देखें तो इंडिया और म्यांमार का बायलैटरल रिलेशनशिप इज़ ग्रोइंग एंड बिकमिंग स्मूथ. इंडिया इनफैक्ट देखिए सॉफ्ट लोन भी दे रहा है. सॉफ्ट लोन भी है डिजास्टर रिलीफ से छुटकारा पाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, कई बार मेंटली एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हाई लेवल का मीटिंग या एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड किया जाता है. ट्रेनिंग भी जॉइंट वेंचर या जॉइंट ट्रेनिंग भी कंडक्ट किया जाता है ताकि एक दूसरे के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हो सके. करेक्ट. चलिए अब देखिए कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट. तो ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि बुद्धिज़्म से लेके आज तक एजुकेशनली, कल्चरली, एथनिकली बहुत ही सिमिलैरिटी है. इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पे बहुत है. कहा जाता है कि यंगून या रंगून जिसको बोलते हैं, और मांडले में ब्रिटिश पीरियड से ही बहुत सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं. इंडियन डायस्पोरा का जो स्कोप है वहाँ पे बहुत है. और वैसे में बायलैटरल ट्राइब जो है नेचुरल है, थोड़ा सा बेटर हो सकता है क्योंकि इंडियंस की स्थिति वहाँ पे अच्छी है और इंडियंस भी वहाँ पे हैं. करेक्ट. एक चीज़ हो गया. दूसरा है कल्चरल टाइज. आपको लिए देखिए अभी मेकांग गंगा कॉपरेशन चल रहा है जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन, कल्चरल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, बेटर करने के लिए ये मेकांग गंगा कॉपरेशन चल रहा है जिसमें 5 से कम कंट्री मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें म्यांमार इज ऑल्सो 1 मेंबर कंट्री. करेक्ट. सो इट विल इंक्रीज एंड इम्प्रूव द बायलैटरल रिलेशनशिप एंड कल्चरल रिलेशनशिप. जहाँ तक देखिएगा ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट है तो आप देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, राइट, बुद्धिस्ट के भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. और प्लस में जब जब डिजास्टर या इस तरह का कोई अर्थक्वेक आया है या क्लैमिटी आया है, इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड इट्स सपोर्टिंग हैंड टू म्यांमार, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेवल ऑफिसर्स, अर्थात नेवल ऑफिशियल्स या आर्मी ऑफिशियल्स भेजने के बाद, या हाई लेवल स्किल ट्रेनिंग, राइट, या सॉफ्ट लोन के तौर पे हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है. तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एंड कल्चरल ग्राउंड पे इंडिया इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सॉफ्ट हैंड टू म्यांमार. उसके बाद कनेक्टिविटी की बात हुई तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. कालाडन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, या एशियन ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो है जिसमें म्यांमार भी एक कंट्री है इंक्लूडिंग थाईलैंड, इंडिया, राइट. तो ये चीज़ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग अदर कनेक्टिंग रोड्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. तो 2 रोड ऑलरेडी बना हुआ है, तीसरा ऑलरेडी बनाया जा रहा है जिसे सितवे पोर्ट बनाया गया है, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो उसी तरह से ये ट्राइलेटरल हाईवेज बनाया जा रहा है. तो आप देखेंगे कनेक्टिविटी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. ओके गाइस, सो ये रहा कनेक्टिविटी का. और दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो आप लोगों ने रोहिंग्या का नाम सुना होगा. लिटिल बिट यू हैव टू डिस्कस अबाउट द रोहिंग्यास, राइट. अब यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया का जो बॉर्डर है, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर शेयरिंग बॉर्डर जो है, बोथ आर वेरी टर्मोइल एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल. कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होता रहता है. वैसे में म्यांमार और इंडिया विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू कंट्रोल द इंटरनल डिस्टर्बेंस फॉर ईच अदर. करेक्ट. तो बॉर्डर पे जो इशू होता है, कई बार यहाँ के लोग मूव कर जाते हैं म्यांमार में छुपने के लिए और म्यांमार के लोग इधर आ जाते हैं इंडिया में छुपने के लिए, राइट. तो बायलैटरल रिलेशनशिप के आधार पे, बायलैटरल जॉइंट वेंचर के आधार पे ऐसे इंटरनल डिस्टर्बेंस को टैकल किया जा सकता है और पीस वहाँ पे या कोर्डियल रिलेशनशिप कायम किया जा सकता है. करेक्ट. उसके बाद लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप बाकी सारे पॉइंट्स को आप डील कर सकते हैं, बट कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि दोनों कंट्री के बीच जो बायलैटरल टाइज है, न केवल दोनों के कल्चरल, एथनिकल एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप के सोल्डरिंग कर रहा है बल्कि मजबूत कर रहा है, बल्कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टाइज बिटवीन इंडिया, बिम्स्टेक, एशियान आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर. मतलब इंडिया एंड म्यांमार के बीच के रिलेशनशिप से, अच्छे रिलेशनशिप का मतलब होता है कल्चरल, एथनिकल, हिस्टोरिकल तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, बल्कि इंडिया, बिम्स्टेक एंड एशियान आर ऑल्सो इम्प्रूविंग and creating a cordial relationship between them, yeah, among themselves, right. So this is very important for
India's foreign policy and bilateral relationship also important. Okay guys, so I hope कि आप लोगों को ये लेसन टू द पॉइंट मिला होगा. कुछ पॉइंट आप सर्च करके और भी डाल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट भी डाल सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता रहता है इन दोनों के बीच में. रिलीफ अभी रिसेंटली जो है रिलीफ के लिए भी दिया गया है, नेवल टीम बनाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया तो रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए. तो आप देखेंगे इस तरह से टाई और हेल्प और कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में चलता रहता है. सो गाइज स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल एंड होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, राइट. और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा. पता है ना, बेल आइकन आपको इमीडिएटली हमारे वीडियो का इंटीमेशन आप तक पहुंचाता है. थैंक यू.